हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो सबसे पहले हम ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर हम ईयरली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बेस कैंडल दिखाई देती है। जो लोग मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हैं या डिमांड सप्लाई थ्योरी फॉलो करते हैं, उनको इस बेस कैंडल की इंपॉर्टेंस पता होगी। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। यहाँ पर ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये चैनल पर मेरे पड़े हुए, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो बेसिकली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन वो एरिया होते हैं जहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं प्राइस में। डिमांड जोन है तो प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है, और सप्लाई जोन है तो प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। ये ऊपर के जो सारे हैं वो डिमांड जोन्स को इंडिकेट करते हैं, और नीचे के सारे सप्लाई जोन्स को इंडिकेट करते हैं। ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप रैली। सिमिलरली रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, देन रैली ड्रॉप। अगर लास्ट कैंडल बेस के बाद ग्रीन है तो वो डिमांड जोन को इंडिकेट करेगा, और लास्ट कैंडल अगर बेस कैंडल के बाद रेड है तो वो सप्लाई जोन की तरफ इंडिकेट करेगा कि वो सप्लाई जोन फॉर्म हो चुका है वहां पर। तो वापस आ जाते हैं, इस बेस कैंडल में अभी क्या है कि लेगिन नहीं है। लेगिन का पार्ट क्या होता है कि प्राइस में बेसिकली यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए थी, फिर बेस कैंडल, फिर एक ये लेग आउट जो कि प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। अभी इसमें यहाँ पर एक लेगिन मिसिंग है, बट लेगिन मिसिंग होने के कारण भी मतलब कई बार लेगिन मिसिंग होती है, फिर भी प्राइस वहां से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि बेस कैंडल में ही इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। एसबीआई कार्ड का एनालिसिस मैंने ट्विटर पर शेयर किया था, तो एसबीआई कार्ड का एनालिसिस इसी बेसिस पर है। इसमें अगर हम हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखने जाएंगे तो यहां पर ये एक बेस कैंडल थी, और देखिए बेस कैंडल के बाद रैली थी। तो जैसे ही प्राइस इस बेस कैंडल को टच करता है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है। क्योंकि यहां पर प्राइस एक बार टच करके ऊपर जा चुका था, तो हमें एडिशनल कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एडिशनल कंफर्मेशन का ही मैंने ट्रेड या पॉसिबिलिटी डाली थी। ये कैसे इसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता था, वो हमने डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज किया था। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, एसबीआई लाइव। एसबीआई लाइफ का अगर देखेंगे तो एसबीआई लाइफ में भी ईयरली टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पर 1-2 बेस कैंडल बनी, देन रैली बनी, और नेक्स्ट ईयर प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आ गया। बेस कैंडल का एरिया ऐसे मार्क करते हैं हम, बेसिंग की बॉडी टू विक मार्क करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं इंस्टीट्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि बेस कैंडल में इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला गया। सेम चीज यही किसमें हुई, श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस को देखें, अभी आपको ये चार्ट मैक्सिमाइज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी बेस कैंडल बनी है। 1 2 3 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स के लिए इंस्टीट्यूशंस ने इस स्टॉक को एक ही जगह पर रोक रखा था। बेसिकली वो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे थे, और बाइंग करते करते उन्हें 4 ईयर्स का टाइम लग गया, और उसके बाद स्टॉक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे रैली की, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम ऑर्डर एक्यूमुलेट कर लिए यहाँ पर। और क्या हुआ, नंबर ऑफ सेलर जीरो हुए। जैसे ही नंबर ऑफ सेलर जीरो हुए, प्राइस रेपिडली मूव करने लगता है। तो ये तरीका होता है इंस्टीट्यूशंस का बाई करने का। अब वापस हम आ जाते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के एनालिसिस पर। तो सेम पैटर्न हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हैप्पीएस्ट माइंड यहां तक आ सकता है, तो उसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा और देखना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लें कि डिमांड जोन तो हमें ईयरली टाइम फ्रेम पर मिल गया, यहां पर लिख देते हैं YDZ, ईयरली डिमांड जोन। लेकिन क्या ईयरली टाइम फ्रेम पर ही सप्लाई जोन भी है? तो सप्लाई जोन अभी शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट ईयरली सप्लाई जोन अभी बनता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास लेगिंग कैंडल है, बेस कैंडल भी है, बट एक लेगआउट कैंडल मिसिंग है। ये दोनों कैंडल बेस कैंडल है, पहली और दूसरी बेस कैंडल। लेकिन ये जो है वो लेगआउट हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका साइज अभी बेस कैंडल के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, जब ये कैंडल फुल फ्लेज बन जाएगी तो हम इसको लेगआउट कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ईयरली सप्लाई जोन फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। वो क्यों है, हम उसको आगे समझेंगे। जब छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी क्या है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर देखें तो सेम वहीं पर हमें एक डिमांड जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डिमांड जोन ईयरली टाइम फ्रेम पर था, सेम डिमांड जोन
हमें हाफ एयरली पर भी दिख रहा है। और हाफ एयरली पर जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। यहाँ पर एक रैली बेस्ड ड्रॉप का छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि प्रॉपर सप्लाई जोन कंसीडर नहीं किया जा सकता, उसको भी प्राइस ने क्या किया, टच करके नीचे की तरफ आ गया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाएं तो ऊपर की तरफ एक प्रॉपर सप्लाई जोन दिखता है, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसको हम मार्क कर देते हैं। और क्वार्टरली डिमांड जोन आप देखेंगे तो यहां पर भी प्रेजेंट है, मतलब ईयरली पर भी है, हाफ ईयरली पर भी है, क्वार्टरली पर भी है, तीनों जगह पर इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है। अब जो लोग थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी अगर यहां पर लगाएंगे, लोग, मैं क्यों कहता हूं सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आप सब्जेक्टिविटी के मतलब द्वारा ही जान सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक में क्या होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट सिस्टम नहीं होता जो एकदम इंटैक्ट हो कि भाई ऐसा ही होगा मार्केट में। जो रेडीमेड इंडिकेटर हैं या रेडीमेड चीजें हैं, टूल्स हैं, कुछ एआई जनरेटेड हैं, कुछ सिस्टम बेस्ड हैं, वो उतना एक्यूरेट क्यों नहीं होती मार्केट में, क्योंकि वो सब्जेक्टिविटी पर काम नहीं करती, वो ऑब्जेक्टिविटी पर काम करती है। सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड है। अब सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखने जाएंगे तो ये दो बेस कैंडल है, ठीक है, बट क्या ये बेस कैंडल कंसीडर की जा सकती है? तो मेरे अकॉर्डिंग की जा सकती है, क्योंकि अब लेगआउट का अगर साइज देखेंगे तो इनके कंपैरिजन में ये तीनों कैंडल बेस ही हो जाएंगी, क्योंकि लेगआउट बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइस में इंबैलेंस इतना ज्यादा है कि हम स्टेबल कंडीशन में इन तीनों कैंडल्स को कंसीडर कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन ने यहां पर बाइंग की होगी। तो इसको अगर हम ऐसे भी मार्क कर दें तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। बट ठीक है, कुछ लोगों को रीजनेबल लग सकता है कि नहीं भाई ये बेस कैंडल्स तो बहुत छोटी है, इनके कंपेरिजन में ये बहुत बड़ी है, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्वार्टरली पर हमने डिमांड जोन तो देख लिया कि क्वार्टरली पर ये डिमांड जोन है। यहां पर आप देखने जाएं अगर तो ये ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप, और सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी एक ड्रॉप कैंडल है, क्योंकि जितनी रैली इसमें आई थी वो सारी डंप हो गई और ये छोटी सी बॉडी इसमें रह गई, तो ये डीवीडी का एक सप्लाई जोन बन गया यहां पर, विच इज ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर दो सप्लाई जोन देखने को मिल जाते हैं हमें, QSZ। सेम चीज यहां पर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, तो दो क्वार्टरली सप्लाई जोन देखने को मिल जाते हैं। और अभी प्राइस रिएक्ट कहां से कर रहा है, तो अभी यहां पर तो कोई डिमांड जोन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे अब लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से कि ये रैली 1-2 बेस कैंडल और ये ड्रॉप कैंडल, मतलब ये लैगिंग, ये दोनों कैंडल बेस हो गई और ये लेगआउट कैंडल हो गई। यहां पर प्रॉपर सप्लाई जोन फॉर्म हो गया, इसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं। यहां पर प्रॉपर सप्लाई जोन फॉर्म हो गया और नेक्स्ट क्वार्टर में ही प्राइस इसके अंदर गया और यहां से हमें रिएक्शन देखने को मिल गया, मतलब इस सप्लाई जोन का काम खत्म हो चुका है। इसके जो ऑर्डर पेंडिंग थे वो एग्जीक्यूट हो गए और प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सप्लाई जोन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे प्रेजेंट नहीं है। मंथली पर जाते हैं तो मंथली पर हमें देखने को मिल जाता है, अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि हैप्पीएस्ट माइंड में जो इतनी बड़ी रैली हुई वो इतनी आसानी से कैसे डंप हो गई। मतलब इतनी आसानी से नहीं, टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन क्यों कोई भी पुश इतना अच्छा नहीं आया कि स्टॉक अपने दोबारा उसी हाई को छू सके या उसके आसपास भी जा सके। उसका रीजन आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस देखते चले जाएंगे। तो यहां पर देखें तो एक रैली, बेस रैली, ये बेस कैंडल है, और ये डिमांड जोन कौन से टाइम फ्रेम पर है, मंथली टाइम फ्रेम पर। तो ये मंथली का डिमांड जोन हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मंथली डिमांड जोन से जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमने तो अगेंस्ट जो एक बैरियर था, इसके जस्ट बाद जो बैरियर पड़ेगा वो तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। तो क्या मंथली के सप्लाई जोन से जो बाइंग आ रही है वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर पाएगी, या वहां से प्राइस रिवर्स करके दोबारा यहां नीचे आ जाएगा? तो चांसेस ऐसे हैं कि ब्रेक कर देगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम इंस्टीट्यूशंस को ढूंढते हैं तो हमें अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, तो उनकी प्रेजेंस वहां पर मतलब ऐसी हो जाती है कि वहां पर भाई इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी टाइम फ्रेम पर बीच में इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलते हैं तो फिर वो डाउटफुल कंडीशन हो जाती है। सेम चीज सप्लाई जोन के साथ है
यहां पर क्वार्टरली पर अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, बेस 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 बेस, मतलब ये कोई भी काम का एरिया नहीं है, क्योंकि बेसिंग के साथ अगर बेसिंग बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा है तो वो वीक बाइंग या वीक सेलिंग का एग्जाम्पल होता है, वीक सेलिंग को इंडिकेट करता है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अंदर की जो भी चीजें होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, उन्हीं को एग्जीक्यूट करते हुए प्राइस आता है। तो जब प्राइस दोबारा उस सप्लाई जोन तक जाएगा तो वहां में उतना पोटेंशियल नहीं रह जाएगा कि वहां से प्राइस नीचे की तरफ पुश किया जा सके। तो और प्राइस जब इतने क्वालिटी के डिमांड जोन से ऊपर जा रहे हैं, अब इंबैलेंस को देखो जरा, इस मंथली डिमांड जोन के बाद कितना प्रॉपर इंबैलेंस है, मतलब इंस्टीट्यूशंस के कितने पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर रह गए होंगे। तो यहां से अभी हैप्पीएस्ट माइंड में रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि रीजन क्या रहा कि जो ये बाइंग जितनी थी वो डंप हो गई इतनी आसानी से, क्यों कुछ होल्ड नहीं कर पाया। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखने जाओगे, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें या ध्यान से देखें, तो यहां पर ये रैली बेस बेस रैली है, क्योंकि जब इसको इसके बीच में कंपेयर करने जाते हैं, जब हम इन दोनों कैंडल्स को कंपेयर करने जाते हैं इसके कंपैरिजन में, तो हमें क्या पता चलता है कि भाई ये दोनों भी बेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पर हम इस डिमांड जोन को भी मार्क कर लेते हैं ट्रायंगल के, रेक्टेंगल के साथ। ये रेंज रहेगी इस डिमांड जोन की, ठीक है। अभी ऊपर से सेलिंग आ रही है, अब इसके अंदर भी हमें वीकली के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज थी कि ये डिमांड जोन काम क्यों नहीं की उतने अच्छे से। वीकली पर हम आ जाते हैं। वीकली पर आप देखोगे तो इसी एरिया को जो हमने मार्क किया है, जो ग्रीन रेक्टेंगल मार्क किया है, तो आप देखोगे तो ये रैली 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, ये देखिए कौन सा पैटर्न, रैली बेस रैली आरबीआर। साथ में समझते चलिए कि डिमांड जोन के पैटर्न कैसे होते हैं। यहां पर ये आरबीआर का पैटर्न था, रैली 1 2 3 4, इसको कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं। रैली बेस रैली के का डिमांड जोन था, उससे पहले एक बीच में ये भी रैली बेस रैली था, लेकिन ये डिमांड जोन हम कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं था। ऑल्दो यहां पर आप देखो बेस कैंडल को टच करके प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, बट वहां से नीचे आ गया, क्योंकि यहां पर एक डीबीडी था, उससे प्राइस टच करके नीचे आ गया। तो ये वीकली डिमांड जोन से रिएक्शन आ गया, और ये रिएक्शन अगर आप देखने जाएं इस बेस कैंडल की बॉडी से, देखिए बॉडी टू विक हम देखने जाएं तो लगभग 30% का रिएक्शन था। 30% का पुश दिया प्राइस को, फिर प्राइस में एक सेलिंग कंटिन्यू हुई और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अगेन यहां पर डीबीआर था, ड्रॉप बेस रैली, ये वाला डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली। तो ड्रॉप बेस रैली ये जो था वो एचआरएम के अकॉर्डिंग था हाई रिस्क मेथड, मतलब हम विक टू विक मार्क करते हैं प्राइस को, विक टू विक। और जो हम कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं वो बॉडी टू विक मार्क करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, ये बॉडी टू विक और ये विक टू विक, बॉडी टू विक, विक टू विक। तो ऑलमोस्ट प्राइस इसी रेंज में आया और यहां से हमें एक और रिएक्शन देखने को मिल गया। तो ये एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस यहां से ऊपर चला गया, और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, प्राइस प्रॉपर एलआरएम मेथड के अकॉर्डिंग यहां पर आया और यहां से चला गया। मतलब इस डिमांड जोन जो हमने मंथली का डिमांड जोन देखा था, उसके अंदर जो 2 डिमांड जोन थे प्रॉपर वीकली के, वहां से रिएक्शन आ गया। अब पहला रीजन कि ये डिमांड जोन फेल क्यों हुआ, क्योंकि आप देखने जाओ तो जो यहां पर स्ट्रक्चर था हायर टाइम फ्रेम पर, वो इतना स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं था जितना स्टेबल ये है। क्योंकि जितनी रेंज कम होगी उतना इंस्टीट्यूशन ज्यादा बाई करने की कोशिश करेंगे, उतना अपना पेंडिंग ऑर्डर्स ज्यादा छोड़कर जाएंगे, उतना वो प्राइस उनको अट्रैक्टिव लगेगा, और जितना प्राइस में इम्बैलेंस होगी उतनी बाइंग कम होगी, उतना वो एरिया कम अट्रैक्टिव होगा इंस्टीट्यूशन के लिए, कि जब प्राइस वहां पर आए वहां से वो इतनी बड़ी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करें कि प्राइस वहां से एक अच्छे हाई की तरफ या एक अच्छे रिटर्न की तरफ चला जाए। ऑल्दो आप देखिए तो 30% का रिटर्न कोई कम रिटर्न नहीं होता मार्केट में, और दोनों ही टाइम प्राइस ने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। यहां से यहां भी 30% का रिटर्न, और यहां से भी 30% का ऑलमोस्ट रिटर्न था, यहां से भी 30% का रिटर्न था। तो जो बड़ी बीच में जो भी मतलब इन बिटवीन मूव आई है स्टॉक में, यहां से तो ऑलमोस्ट 40-50% का रिटर्न था। तो जो भी बीच में बड़ी मूव आई है उनके पीछे क्या रीजन थे, ये पेंडिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के। इन बिटवीन अगर आप देखने जाओ तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो प्राइस को इतने अच्छे से मूव कर पाए। यहां भी प्राइस ऊपर नहीं गया, यहां भी ऊपर नहीं गया, यहां से यहां की रैली ड्रॉप में कभी ऊपर नहीं गया, यहां भी ऊपर नहीं गया। अगेन प्राइस देखिए इस रैली डीबीआर में आया और काफी दिन तक कंसोलिडेट करता रहा, बट फाइनली क्या हुआ, ये डीबीआर ब्रेक हो गया और प्राइस यहां से नीचे आ गया, और बीच में अभी इसको कोई भी नहीं रोक पाया। अगर आप यहां पर देखें तो एक ये रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन था, जो ट्रैप थ्योरी के
अकॉर्डिंग था, और ट्रैप थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से भी लगभग 20% का रिटर्न आ गया था इसी वीकली डिमांड जोन से। देखिए ये है ना आर बी आर, रैली, 3 बेस कैंडल और रैली, तो ये भी डिमांड जोन चल गया। मतलब इस हैप्पीएस्ट माइंड में आप देखो तो जो रिएक्शंस आए हैं वो प्रॉपर डिमांड जोन से आए हैं। तो पहला कारण कि ये डिमांड जोन क्यों नहीं चला, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था। जैसा स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं अपनी पोजीशंस को दोबारा बनाने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पर नहीं था। वीकली पर डिमांड जोन क्वालिटी के थे और उन्होंने अपना काम किया भी, बट सिर्फ ये नहीं होता कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट हो, हमें लोअर टाइम फ्रेम पर भी चीजें देखनी होती हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी आप देखने जाओ, मेनली एग्जीक्यूशन जो होता है वो लोअर टाइम फ्रेम पर होता है, और लोअर टाइम फ्रेम ही डिसाइड करता है कि कितनी क्वालिटी से प्राइस वहां पर जाएगा। क्योंकि हर टाइम फ्रेम पर, मैंने कहा ना, इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस है, हर टाइम फ्रेम पर है। तो जो वीकली का डिमांड जोन देखा था वो रेंज लगभग यहां पर ही थी अगर आप देखो। और ये जब हम इस डिमांड जोन को देखते हैं, रैली 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल, जो 6 बेस कैंडल है वो कहीं ना कहीं काम खराब कर देती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम इंस्टीट्यूशंस बेसिंग में बिताएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि उनके ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब वो बाइंग जितनी करनी थी उतनी हो चुकी है उनके अकॉर्डिंग। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल के अकॉर्डिंग ये जोन वीक हो जाता है कंपैरेटिवली, बट इसने अपना काम किया, जितना काम इसको करना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग उसने वहां पर काम किया। और अब सेकेंड वीकली डिमांड जोन जो हमने इसी मंथली के अंडर देखा था, तो वो भी स्लगिश मूव को दिखाता है। 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल थोड़ा और वीक, और इस डिमांड जोन से भी आप देखें तो ये वही रिएक्शन था यहां से जो आ गया। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि इस जो बीच में रिएक्शन आ रहा था मंथली डिमांड जोन से, उसकी उसका उसने एक अच्छा हाई क्यों नहीं दे पाया या एक अच्छे लेवल तक हैप्पीएस्ट माइंड को क्यों नहीं ले जा पाया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर भी कुछ कमियां थी उसमें और लोअर टाइम फ्रेम पर भी थी। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर सब कुछ सही था, बट सब कुछ सही नहीं था डेली टाइम फ्रेम पे यानी लोअर टाइम फ्रेम पर। अभी समझने जाए कि जो रिएक्शन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तो मंथली के डिमांड जोन से आ रहा है। अब इस डिमांड जोन को भी एनालाइज कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर के डिमांड जोन को एनालाइज किया। वीकली पर यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 बेस कैंडल का जोन और फिर आरबीआर, ठीक है। लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, वीकली की उतने इंपॉर्टेंस नहीं होती एग्जीक्यूशन में, क्योंकि वीकली पर हम जो चीजें देखते हैं वो है ट्रेंड एनालिसिस और क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, तो वो चीज वहां पर नहीं है, और वो चीज हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। और डेली टाइम फ्रेम पर जब हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो यहां पर देखिए ड्रॉप बेस रैली का डिमांड, ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल और रैली, ये प्रॉपर डिमांड जोन है। 3 बेस कैंडल मतलब ये सबसे स्ट्रेंथ का डिमांड जोन है इस पूरे चार्ट में हैप्पीएस्ट माइंड की। जो पूरी ये बाइंग थी, जो लगभग 1 साल तक रैली चली, उस रैली में सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये है, क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इसका स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और डेली पर एग्जीक्यूशन एकदम बढ़िया है, और एकदम क्वालिटी का डिमांड जोन है। और अभी आप देखो तो ये लाइन को देखना, यहां पर ही देखिए प्राइस इसमें एंटर किया और यहां से ऊपर आ गया। अब यहां पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग कैसे दिखाई देती है, गैप डाउन के साथ प्राइस आया, जब प्राइस गैप डाउन के साथ खुलता है तो पैनिक क्रिएट होता है, नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स मार्केट में बढ़ जाते हैं, और जितने ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स होंगे उतना इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सेलिंग बाइंग करने के लिए सेलिंग ऑर्डर्स की जरूरत होती है। और आप देखिए गैप डाउन के साथ कैंडल खोली और फिर यहां से बाइंग आना शुरू हो गई, क्यों, उसके पीछे रीजन था डिमांड जोन, और इस डिमांड जोन से बाइंग इनिशिएट होने के बाद प्राइस अच्छी रैली करता गया, और अभी तक ये प्राइस यहां पर नहीं आया है, इससे ऊपर ही चल रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पॉसिबिलिटी क्या है, कि मतलब क्यों बीच में जो हैप्पीएस्ट माइंड है अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, और अभी यहां से रिएक्शन क्यों आ रहा है और कहां तक जा सकता है, ये हम देखते हैं। क्या इस रिएक्शन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो रिएक्शन बहुत से आ गए ना, ये भी रिएक्शन आ गया, ये भी रिएक्शन आ गया, सब रिएक्शन आ गया, तो इस रिएक्शन पर हम क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, तो शायद उतना नहीं। मेरे अकॉर्डिंग डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है, मे बी ये डिमांड जोन जो है वो प्राइस को एक अच्छे हाई तक लेके जा सकता है, या बहुत अच्छे रिटर्न तक लेके जा सकता है इन लॉन्गर स्पैन, 2 ईयर 3 ईयर, जो भी टाइम ले इंस्टीट्यूशंस। तो समझने जाते हैं कि की फैक्टर क्या है। जो भी ड्रॉप हुआ है, अगर किसी ने मेरा टाटा मोटर्स का ट्रेड देखा होगा, तो टाटा मोटर्स में मैंने डाला था कि वीकली के ऊपर क्लोज बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आती है उसको हमें वेरीफाई करना होता है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या देखते हैं कि वो कुछ अपने आप को प्रूफ करें, और प्रूफ करने के तरीके बहुत से होते हैं।
कन्वेंशनल पैटर्न ब्रेक होना, या ईएमएज होते हैं, या फिर अपने जो इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, या फिर क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है वीकली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हैप्पीएस्ट माइंड को, तो हैप्पीएस्ट माइंड ने कभी भी अपने वीकली सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कभी भी वीकली सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं किया है। यहां पर देखें ड्रॉप 1-2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप, ये वीकली सप्लाई जोन को प्राइस टच करता है। ध्यान से देखें थोड़ा, ड्रॉप 2 बेस कैंडल और ये ड्रॉप, यहां पर भी ये वाला एरिया 2 बेस कैंडल टच किया, प्राइस यहां से नीचे। उसके बाद ये रैली 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल का सप्लाई जोन, जो कि बहुत लो क्वालिटी का सप्लाई जोन था। इसको अगर हम एचआरएम के अकॉर्डिंग मार्क करें, मतलब विक टू विक मार्क करें, तो देखिए यहां से प्राइस आया, इसमें चला गया और नीचे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। उसके बाद क्या कोई सप्लाई जोन बना है? हाँ, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप डाउन कैंडल है, तो यहां से ये बनी होगी, लगभग इसकी ये रेंज रही होगी, ऐसे कुछ कैंडल होगी। तो ये ड्रॉप और फिर ये बेस कैंडल, इसको भी प्राइस टच करता है, तो यहां से भी नीचे हो गया। अब यहां पर ये डिसीजिव क्लोज नहीं है, क्योंकि ये कैंडल देखो यहां से बनना शुरू हुई, तो ये डिसीजिव क्लोज नहीं था। और यहां पर भी एक रैली 4 बेस कैंडल का सप्लाई जोन था, जिसने इसको पुश कर दिया और प्राइस यहां से नीचे आ गया। अगेन आगे की तरफ चलते हैं। ये डीबीडी टेस्टेड, ये आरबीडी टेस्टेड। उसके बाद ये एक डीबीडी था, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहां भी प्राइस ने टच किया और यहां से भी नीचे आ गया। उसके बाद क्या कोई सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है? यहां पे एक आरबीडी, इसको भी टेस्ट किया, ये एक आरबीडी, इसको भी टेस्ट किया, और वीकली सप्लाई जोन ने कंटिन्यू सेलिंग को कंटिन्यू रखा। मतलब एक डिसीजिव क्लोज हमें नहीं मिला कि वहां से ऊपर प्राइस जाकर हमें कुछ प्रूव करे कि भाई मैं अब अपने आप में स्ट्रेंथ शो कर रहा हूं। तो सेम चीज अभी यहां पर भी है। अगर आप यहां देखने जाओ तो 2 वीकली के सप्लाई जोन हमें बैक टू बैक देखने को मिल जाते हैं। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अभी ये कैंडल ड्रॉप नहीं लग रही है, लेकिन ये गैप डाउन के साथ है, तो इनविजिबल कैंडल ये रेडी है, ग्रीन कैंडल नहीं है, क्योंकि यहां से ओपन होगी और यहां पर जाकर कहीं क्लोज होगी, और ये एरिया जो ग्रीन एरिया है वो विक कंसिडर हो जाएगा। तो ये डीवीडी का सप्लाई जोन है। तो अभी क्या होगा कि इन दोनों सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज चाहिए, एक सप्लाई जोन के ऊपर नहीं, 2 सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज चाहिए। क्योंकि जब ट्रेंड कंडीशन हम पढ़ते हैं तो हमें 2 सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज चाहिए होता है, सो दैट हम डिसाइड कर सकें कि जो इंस्टीट्यूशंस में बाइंग आ रही है, पहली बात तो प्रॉपर डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से बाइंग आए, और फिर डिसीजिव क्लोज हमें मिले 2 सप्लाई जोन के ऊपर, तब हम ये कंफर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की जो प्रेजेंट है वो एक्यूरेट है, और दे आर विलिंग टू टेक द स्टॉक टू द अपर लेवल्स। अगर ये सप्लाई जोन फिनिश हो जाता है डिसिसिवली, और यहां पर एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रन कर सकता है, और आने वाले समय में हमें नए हाइज भी देखने को मिल सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। तो ये था हैप्पीएस्ट माइंड का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। ये वीडियो प्योरली इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बेसिस पर है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जो भी देखते हैं वीडियो को लर्निंग पर्पज से देखिए, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।